हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। अब समय आ चुका है स्टूडेंट कि जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपको 23 फरवरी को होने वाला है, इसीलिए आप लोग पूरा सचेत हो जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी पे लग जाइए। और आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स। जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको बहुत मुश्किल होती है एग्ज़ाम निकालने में। इसीलिए हर स्टूडेंट जो भी नौकरी लेते हैं वो लोग प्रीवियस ईयर को फॉलो ज़रूर करते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और जिस डेट में अगर एग्ज़ाम हुई है उसके फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को हल कराऊंगा, या जीएस हो, जीके हो, या रीजनिंग हो, या मैथ हो, सभी क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्विंग कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं चलिए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर किसका 17/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये किसका 17/9/2018 का शिफ्ट 2 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं और किताब लेकर के पढ़िएगा जिससे आप लोगों को काफ़ी रिवाइज हो, सब चीज़ हो अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मतलब मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो किस घोल का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो बेकिंग सोडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खी का जब डंक का इलाज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा। और देखिए मधुमक्खी की बात हुई है तो मधुमक्खी का पालन जो होता है ना, मधुमक्खी का पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। खाने वाले सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन आपको बताते रहूँगा जिससे आपको अच्छा हो जाएगा। इस बार जॉब लेना है स्टूडेंट, कुछ भी हो जाए, रात दिन मेहनत करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं खाने के सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है स्टूडेंट? NaHCO3। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद नींबू में कौन सा रंग पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं स्टूडेंट दूसरे सवाल की तरफ। बोल रहा क्या? निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसके भांति दिखेगा? मतलब क्वेश्चन ये है, बोल रहा इसको अगर हम ऐसे मोड़ देंगे तो इसकी आकृति किसके जैसा दिखेगी? 4 गो ऑप्शन है, ABCD, और ये ऑप्शन दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर गोल है स्टूडेंट, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये गोल जो है जाकर के इस दागी पे सट जाएगा और इस दागी पे ऐसे गोल बना लेगा। देखिए इसका जैसा ये जब इसको पत्ते को ऐसे जब मोड़ देंगे तो ये गोल जो है किसका आ गया? ये दोनों दागी ऊपर सट जाएगा, दागी के ऊपर सट जाएगा। देखिए ऑप्शन ये में देखिए इसमें क्या कर रहा है, गोल यहाँ पर है दिखा रहा, जब मोड़ेगा तो दिखा रहा है ऐसा, ऐसा तो कभी दिखेगा नहीं, यहीं पर है तो जब मोड़ेंगे तो यहीं पर दिखेगा ही ये ना, जस्ट यहीं पर। यहाँ पर तो है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ भी गोल वाला जो है यहाँ पर है नहीं, इसमें देखिए यहाँ भी नहीं है, तो आंसर क्या यही दिख रहा है एकदम सेम। ये ऑप्शन सी जो है किस में है? देखिए सी डी में है। ठीक है स्टूडेंट, ये सी किस में है? डी में, इसलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। ठीक है स्टूडेंट, इसको जस्ट पलटी मारने पे। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए उतार लीजिए। देखते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। बोल रहा क्या? यदि पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है। ठीक है, मतलब पिता और यहाँ पुत्र, पिता की उम्र 48 वर्ष है और पुत्र की उम्र 28.8 वर्ष है। ठीक है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, अब पिता कहेगा पुत्र को जब तुम पैदा हुए थे तो पुत्र की उम्र कितना? 28.8 वर्ष है। तो जब ये पैदा हुआ था मतलब 28.8 वर्ष पीछे जाना होगा, तभी तो पैदा होगा वो। इतना साल का आज उसका पुत्र हो चुका है, तो जब वो पैदा हुआ था तो कितना पीछे जाना होगा? 28.8 वर्ष पीछे जाना होगा। आज जब पीछे जाएंगे तब पिता की उम्र कितना होगा स्टूडेंट? घटा देंगे, 48 में से 28.8 घटाएंगे तो आ जाएगा 19.2 वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितनी थी? 19.2 वर्ष थी। ठीक है स्टूडेंट, और उसका बोल रहा क्या? पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु कितनी थी?
2 वर्ष थी, तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का, तुम्हारी वर्तमान आयु, तुम्हारी मतलब तुम्हारे पुत्र का, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना स्टूडेंट 28.8 है। तुम्हारी वर्तमान उम्र का डैश था, डैश था मतलब कितना था, कोई बात स्टूडेंट, बस यही था। काटेंगे इसको तो आ जाएगा 2/3। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो गया 2/3 वर्ष थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत करनी, इस बार जॉब लेना ही लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, उम्मीद करते हैं आप भी मेहनत करेंगे, है ना, और नौकरी लेके दिखाएंगे और अपने माँ पिताजी को सपने को पूरा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से समझाते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 48 वर्ष और 28.2 वर्ष है। मतलब पिता 48 साल का है और पुत्र 28.8 वर्ष का है। अब पिता क्या कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, अब पुत्र जब पैदा हुआ था तो पुत्र कब 28.8 साल का है, तो जब वो पैदा हुआ होगा मतलब 28.8 साल पीछे जाना होगा। तो जब हम पीछे जाएंगे तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 19.2 वर्ष हो जाएगा। 48 में से इतना घटा देंगे तो जब उसका पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितनी थी 19.2 वर्ष थी। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब तुम पैदा हुए तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र का कितना भाग है। तो वर्तमान उम्र कितना था पुत्र का 28.8 था, तो उसका भाग निकाल देंगे, काटेंगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2/3 भाग था। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। बोला निम्नलिखित श्रेणी में से अगला पद कौन सा होगा। देखिए YC3 XF6 WIN है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब भी ऐसा है ना स्टूडेंट ABCD का, तो सबसे पहले आप किताब में क्या कीजिए, वहाँ पर ABCD लिख लीजिए पूरा। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये इतना लिखना है स्टूडेंट। अब देखिए अब यहाँ कौन आएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, यहाँ W है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए Y यहाँ है, Y के यहाँ पहला अक्षर इसका Y है, Y, इसका पहला अक्षर क्या X है, तो Y के बाद क्या देखिए X आ रहा, और इसका पहला अक्षर फिर यहाँ क्या W आ रहा है, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या होना चाहिए V आना चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा V। ठीक है, अच्छा दूसरा बार देखिए C है, यहाँ पर C है, तो यहाँ C के बाद क्या लिखा है F लिखा है, C है F लिखा है, मतलब 2 घर बाद लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, उसका F के बाद क्या लिखा है, यहाँ I लिखा है, तो यहाँ भी 2 घर छोड़ के I लिखा है, तो यहाँ भी कितना आएगा 2 घर छोड़ कर क्या आएगा L आएगा, तो हम यहाँ L दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 9 लिखा, मतलब 3 का पहाड़ा में लिखा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर 12 आएगा स्टूडेंट। तो क्या होगा VL12, तो देखिए VL12 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो क्या होगा आंसर, ये होगा स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। बोरा क्या डैश एक प्रश्वेदी यौगिक है, ये ऑप्शन है तो डैश एक प्रश्वेदी यौगिक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा आंसर कली चूना। क्या होगा कली चूना। कैसे, देखिए प्रश्वेदी यौगिक क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रश्वेदी पदार्थ वह पदार्थ है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग प्रश्वेदी पदार्थ कहते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा कली चूना होगा। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है NaOH। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए पेट्रोलियम को शोध करने में, और कई प्रकार के विस्फोट आदि बनाने में भी, रंग और औषधि बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ तक कि संचायक बैटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन करने में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग और औषधि बनाने में तथा संचायक बैटरी आदि में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा कली चूना होगा। याद रख लीजिएगा, पूछेगा कि डैश एक प्रश्वेदी यौगिक है, तो कौन है, तो कली चूना है। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। देखते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सब जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करा रहे स्टूडेंट, करना है और नौकरी लेना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी तोड़ मेहनत करनी है स्टूडेंट, अपने सपनों को पूरा करना है। ठीक है, देखिए अगर x + y का वैल्यू दिया हुआ है 3 और xy का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो
तो पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 3, एक्स वाई का वैल्यू है 2, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई है और एक्स वाई का वैल्यू 2 दिया, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा थ्योरी है। देखिए एक्स का वैल्यू आप पकड़ लीजिए 2 और वाई का वैल्यू पकड़ लीजिए 1। तो देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 3 हो जाएगा ना। समझ में आ रही है स्टूडेंट, अपना मन से देख लें क्योंकि दिखाई दे रहा है हमको कि यहाँ 2 रहेगा यहाँ 1 रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो ही जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 2 है, अगर y का वैल्यू 1 है तो 2 को और 1 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करें तो कितना, 2 ही ना आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर सब चीज़ पर फिटिंग बैठ रहा, तो आराम से आप देख लिए कि x का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे और 1 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब कितना, 8 और 1 का क्यूब कितना, 1 हो जाएगा। 8 में से 1 जाए कितना है, 7। आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 7 हो जाएगा। कहाँ है, 7। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना, जस्ट मान बैठा देना, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। कहाँ से, तो जस्ट डिजिट देखिए कि 2 संख्याओं को जोड़ के 3 आ रहा, तो कौन कौन वैल्यू होगा, नो डाउट 2 होगा और 1 होगा, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 को और 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आराम से वैल्यू बैठा दिए, हो गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का लागत क्या है, मतलब टोटल खर्च कितने का होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हमको पहले ये पता करना पड़ता है कि ये 72 मीटर दिया हुआ है ये 30 मीटर है और ये 78 मीटर है, ये कौन सा त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये देखते हैं फ्रेज में आता है कि नहीं स्टूडेंट, तो इसको कहा जाए काट के आप छोटा कर दीजिए। अगर 2 से काटते हैं तो आपको आ जाएगा 36 दूनी के 72, आप 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काट देंगे तो 39। देखिए 36, 15, 39 ये एक समकोण त्रिभुज का फ्रेज में आता है, समकोण त्रिभुज है। इससे हम लोग जान गए, क्यों, क्योंकि हम लोग को फ्रेज में आता है ये 36, 15, जिससे समकोण त्रिभुज का फर्क देखिए ऐसे, ये हो गया आपको 15, ये हो गया 36, ये हो गया 39, क्योंकि इन दोनों का वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होगा, जिसके वजह से ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग छोटा करके हम लोग इसका फ्रेज को जान गए। अब क्या करना होगा, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला में जाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटे सॉरी ये नहीं, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार क्या रखेंगे, इसको रखेंगे इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना स्टूडेंट 30। ये बस आपको जानने के लिए कि ये समकोण त्रिभुज है, उसके लिए हम लोग काटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका काम हो गया, ये हट गया, अब मेरा यही हो गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट, काट दिए 2 से 36 आ जाएगा, 3 36 18 का 88 लेगा 3 9 1 10, इतना हो गया मीटर, वर्ग मीटर आ गया। इतना क्या स्टूडेंट, वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, वर्ग मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 वर्ग मीटर पे 20 पैसा खर्चा हो रहा है, तो इतना वर्ग मीटर पे कितना खर्चा होगा, तो देखिए 1 वर्ग मीटर पे 80 पैसा खर्चा हो रहा है, 20 पैसा खर्चा हो रहा है, तो 180 मीटर पे कितना खर्चा होगा, काटेंगे तो 216, इतना क्या आएगा, पैसा आ जाएगा। तो इतना पैसा अगर रुपया में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भागा कर देंगे, तो आ जाएगा 216 रुपया खर्चा होगा। स्टूडेंट उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, बोला भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन है, बनाएंगे कैसे, देखिए तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 78। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, इसीलिए क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/2 आधार कितना है 72 और ऊंचाई कितना है स्टूडेंट 30 है, काटेंगे 2 से 36, गुना करेंगे तो 180 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट,
अच्छा, अब किताब में पढ़ेंगे क्या बोला आगे कि तो 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का लागत खर्च है। मतलब 1 वर्ग मीटर पे 20 पैसा लग रहा है तो 180 वर्ग मीटर पे कितना पैसा लगेगा स्टूडेंट? आप लिख सकते हो कि चूंकि 1 वर्ग मीटर पे लग रहा है 20 पैसा तो 1080 वर्ग मीटर पे कितना पैसा लगेगा, गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 216 इतना क्या आ गया स्टूडेंट? पैसा, क्योंकि ये पैसा थी, पैसा आ गया। अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा कर देंगे तो आ जाएगा 216 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलते सवाल की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। ये ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट बनाते कैसे? बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं, पर ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 सेकंड दिया हुआ मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 2 सेकंड। ओके स्टूडेंट, फिर जूल दिया हुआ मतलब कार्य दिया हुआ कितना? 1000 जूल। ओके स्टूडेंट, अब पूछ रहा कि खर्च की गई शक्ति कितनी है या ऊर्जा कितनी है। शक्ति पूछ रहा मतलब पी पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब पी निकालने का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है स्टूडेंट, W/T होता है। और W मेरा कितना काम है? 1000 जूल है। और टाइम कितना दिया हुआ? 2 सेकंड दिया हुआ। काटेंगे तो आ जाएगा 500। पी का वैल्यू कितना है? 500। अब पी जो है शक्ति है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वाट होता है, इसीलिए क्या होगा आंसर? 500 वाट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट रात दिन पढ़ना है, इस बार जॉब लेना है। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे और आपके मोहल्ले में कोई लड़के पढ़ेंगे, अगर वो जॉब लेंगे तो आपको बहुत दुख होगा और आपके माँ बाप के सपने भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने भी सपने पूरा कीजिए और माँ बाप का भी सर ऊंचा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पढ़िए मन लगा करके, और मैं आप लोग के लिए अपनी जान लगा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखते हैं बोल रहा क्या, कितने मूलधन का, देखिए मूलधन, कितने मूलधन का मतलब मूलधन पूछ रहा है। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है। मैंने साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है तो मूलधन कितना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, वार्षिक मतलब 1 साल में 6% ले रहा है। ठीक है, 1 साल में 6% ले रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 वर्षों में कितना परसेंट लेगा? साधारण ब्याज है, 1 साल में अगर 6% ले रहा है तो 10 वर्षों में कितना उसका ब्याज दर हो जाएगा? तो 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10 से 60%। मतलब वो 10 साल में कितना परसेंट लिया? 60% लिया। 60% लिया और रुपये में कितना लिया स्टूडेंट? 120 रुपया लिया। मतलब 60% बराबर 120 है, इसलिए 1%, इसीलिए 100% करेंगे ना स्टूडेंट तो ये क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन क्या होता है? 100% होता है। ठीक है स्टूडेंट, काट लेते हैं 60 दूनी के 120, क्या हो गया? 200 रुपया। 200 रुपया क्या निकल गया? मूलधन निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई शक? आप लोग उतार लीजिए, देखिए। चलिए बढ़ते स्टूडेंट दूसरे सवाल की तरफ। बड़ा, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, देखिए गिलास है, इसका ऊपर एक कार्ड रखा हुआ, उस पर एक सिक्का, जब इसको धक्का देंगे तो सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है। ये किसका नियम है? तो ये जड़त्व का नियम है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जब एक गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा गया और उस पर एक सिक्का रखा गया, जब कार्ड को हम धक्का मारते हैं तो सिक्का जो है किसमें? गिलास में गिर जाता है। ये किसका नियम है? तो ये जड़त्व का नियम है स्टूडेंट। ठीक है, और जड़त्व का नियम को ही, न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये किसकी परिभाषा देता है? ये बल की परिभाषा मिलती है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आता होगा। जब गिलास के कार्ड को धक्का देंगे, जब सिक्का जब गिलास में गिर जाएगा, वो किसका नियम है? तो वो जड़त्व का नियम है। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन कौन है? ऑप्शन ए में बोला लोमड़ी,
बी में बकरी, सी में घोड़ा, डी में जेबरा। और ये चारों में से कौन अलग है? ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि देखिए इसमें लोमड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि बकरी भी शाकाहारी है, घोड़ा भी शाकाहारी है और जेबरा भी शाकाहारी है। तीनों शाकाहारी है और ये मांसाहारी, इसलिए आंसर ये होगा। और ये ऑप्शन ए, देखिए ए किस में है? ए इसमें है, इसलिए आंसर किसको मारेंगे? बी को मारेंगे, क्योंकि लोमड़ी आंसर है। लोमड़ी किस में? ए में है। ए कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, रीजनिंग है इसके बाद का क्वेश्चन। बोल रहा क्या कथन में जो बोल रहा है, इस टाइप के रीजनिंग जो होती है ना, कथन में जो बोलता है उसी को हम लोग सत्य मान के चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी निष्कर्ष में देखते हैं कि वो उसके हिसाब से फिटिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर अच्छे से बैठ रहा तो सही है, और उसके हिसाब से फिटिंग नहीं बैठ रहा तो वो गलती है। चलिए दिखाते हैं कैसे। कथन में क्या बोल रहा है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए, देखिए बच्चों में खाने की आदत को विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। ये कथन में बोला गया खाने की आदत को विकसित करने के लिए। ठीक है, जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। और निष्कर्ष में दो बातें बोली गई हैं। पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। देखिए स्टूडेंट, ये बात जो बोला है ना, ये बोला कि बच्चों को वही देना चाहिए जो बच्चों को पसंद है। देखिए कहीं भी ऊपर में ऐसी बातों का नहीं बोला गया कि उस बच्चे को पसंद है या नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। उसमें क्या बोला गया था सिर्फ कि खाने की आदत को विकसित करने के लिए जंक फूड है कि नहीं। तो खाने की आदत के लिए, तो खाने की आदत के बारे में इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं, सिर्फ क्या बोला कि जो बच्चों को पसंद है वो देना चाहिए। ऐसी बात नहीं, ये तो गलत है स्टूडेंट, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा में देखते क्या बोल रहा है, नहीं जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये बात बोला यहाँ तक, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार का सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। देखिए अभी बोल रहा कि वो गलत भी है और फिर बोल रहा हाँ वो जरूरी भी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए क्या बोला, साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के लिए विकास के लिए यह आवश्यक है। मतलब कि जंक फूड आवश्यक है और वहाँ बोल रहा है ये जरूरी, ये और यहाँ पर बोल रहा है कि जरूरी भी है और यहाँ बोल रहा है ये जरूरी नहीं है क्योंकि मोटापा के लिए बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये भी बात दोनों का दोनों ही गलती बोल रहा है। मतलब ये हाँ भी बोल रहा ना भी बोल रहा, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ना तो एक सही है, ना तो तर्क एक, ना ही तर्क दो सशक्त है। मतलब दोनों का दोनों ही इसके हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठ रहे, इसीलिए यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे और भी बताऊँगा, उससे और क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का सवाल है 16, 24, 36, 52 और 54 का लॉसअप पर निकालें। ठीक है स्टूडेंट, लॉसअप पर निकालना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगानी है। सिंपल जैसा लॉसअप होता है, जैसे 16 है, 24 है, 36 है, 52 है, उसके बाद 54। इसका लॉसअप इस तरीके से आप लोग जो निकालते हैं, हम लोग जो निकालते हैं इसी तरीक़े से निकालते हैं। और इसका लॉसअप आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसका लॉसअप जब हम लोग इस तरह से निकालते हैं तो कितना आएगा? 5616 आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, आप लोग को नौकरी लेनी है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत कीजिएगा जिसके नाते आपको जॉब मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं।